आज का हमारा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, जो कि क्लास 10th टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि हम एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फूड चेन्स, फूड वेब और फाइनली ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। तो समझते हैं कि ये जो टर्म एनवायरनमेंट हम बार बार टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते रहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों से भी सुनते हैं और हम अपने बड़े लोगों से ये तो सुनते ही रहते हैं कि एनवायरनमेंट अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर समिट्स यानी बैठक वगैरह होते रहते हैं और हम ये तो जानेंगे ही कि एनवायरनमेंट और इसके कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो जानते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे सारे फिज़िकल सराउंडिंग से मिलके बनता है। जैसे हम कह सकते हैं वाटर, एयर और सॉइल वगैरह, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों ओर रहते हैं उन सब के कॉम्बिनेशन यानी सबके इंटरेक्शन से बनता है। तो हम इन्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स like plants, humans and microbes. So we can define our environment as environment is the environment includes our physical surroundings like air, water bodies, soil and the living components like plants, humans and microbes. तो अब हम ये जानेंगे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं। तो फाइनली अब हम जानते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम एक सिस्टमेटिक या फिर फंक्शनल यूनिट हम कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर हम मोर प्रिसाइजली बोलें तो इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो ऑल द interacting organisms in an area together with the non-living constituent of environment forms an ecosystem. तो हम जान चुके हैं कि इकोसिस्टम आखिर हम किसको बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल्स दें इकोसिस्टम के, तो इकोसिस्टम के एग्जांपल्स में हो जाएगा ऐसा नेचुरल सराउंडिंग जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। यानी हम इसमें कुछ कुछ गार्डन बोल सकते हैं, क्रॉप फील्ड्स बोल सकते हैं, फॉरेस्ट, लेक्स एट्सेट्रा। तो हम इसके एग्जांपल्स में कुछ कुछ नेचुरल एग्जांपल्स दे सकते हैं जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह, पॉन्ड, लेक एट्सेट्रा, और कुछ आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं यानी मैन मेड। तो हम इसके एग्जांपल्स में देखते हैं तो कुछ नेचुरल हैं यानी नेचुरल इकोसिस्टम्स और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। नेचुरल इकोसिस्टम्स में आ जाएगा फॉरेस्ट, लेक्स एंड पॉन्ड्स, और फाइनली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स में आ जाएगा गार्डन, क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। अब हम बात करें इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की, यानी इकोसिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ऑन द बेसिस। तो हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में हमारे दो टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द सेकंड वन इज नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास हो जाएंगे प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में होगा सॉइल, वाटर एंड एयर। अब हम आगे जानते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूडेड होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट कैटेगरी का नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स, सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स के तीन पार्ट्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी वैसे बायोटिक कंपोनेंट्स या वैसे लिविंग थिंग्स जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना फूड खुद से, यानी इसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। और कंज्यूमर्स यानी कि जो कंज्यूम करते हैं फूड, रेडीमेड फूड को कंज्यूम करते हैं, इन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे इसमें एनिमल्स आ जाएंगे एज वेल एज ह्यूमंस। एंड द थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में शामिल है वे सारे बैक्टीरिया जो कि डीकम्पोज करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को। तो इसमें हमारे बैक्टीरिया एंड फंगाई आ जाएंगे। अब हम आगे अगर बात करें तो आगे अब हम देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है और फूड चेन में क्या सब मतलब कैसे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं और किस तरह ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। तो अब हम आगे समझते हैं सबसे पहले कि कंज्यूमर्स में भी कुछ कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो कंज्यूमर्स में तीन कैटेगरीज होती हैं मेनली। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, जिन्हें हम ग्रास ईटिंग या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। और सेकंड वन इज कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज टॉप कार्निवोर्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के एग्जांपल्स में होगा काउ, बफेलो एट्सेट्रा। कार्निवोर्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये होते हैं फ्लैश ईटर्स ऑफ हर्बीवोर्स, यानी जो हर्बीवोर्स के फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, यानी फ्लैश कंज्यूमर्स। इसके एग्जांपल्स में होगा लायन, स्नेक एट्सेट्रा। और टॉप कार्निवोर्स में तो देखें, टॉप कार्निवोर्स के ऑर्गेनिजम्स कार्निवोर्स को यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम करते हैं, तो इनको हम बोल देंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। इसके एग्जांपल्स में है जैसे हम हॉक ले सकते हैं, पिकॉक ले सकते हैं एट्सेट्रा। और हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, यानी जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर। और कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और फाइनली टॉप कार्निवोर्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कार्निवोर्स को यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। हमारे पास एक और कैटेगरी होता है जिनको हम पैरासाइट्स नाम दे देते हैं, जिनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लीचेस एट्सेट्रा। तो अब हम जानेंगे फाइनली फूड चेन के बारे में, यानी फूड चेन एग्जैक्टली क्या होता है और फूड चेन में कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है और फाइनली वो जो फर्स्ट वाला ऑर्गेनिज्म था वो भी किसी दूसरे द्वारा कंज्यूम हो जाता है।
तो फूड चेन नेचर में कैसे इस्टेब्लिश होता है और कैसे कंटिन्यू होता रहता है, इसके बारे में हम फाइनली अब जानेंगे। अब हम जानते हैं फूड चेन्स के बारे में, एग्जैक्टली फूड चेन्स क्या होते हैं और फूड चेन्स कैसे ऑपरेट होते हैं। तो फूड चेन्स की अगर हम बात करें तो फूड चेन जैसे एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम होता है दूसरे द्वारा और फाइनली वो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म फिर तीसरे द्वारा कंज्यूम हो जाता है और इसी तरह से नेचर में चलता रहता है। तो इसे हम फूड चेन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा सीक्वेंस टाइप से होता है, एक सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है। यानी हम कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ living organisms in a community in which one organism consumes the other, और क्यों कंज्यूम करता है? टू ट्रांसफर फूड एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कंज्यूम्स द अदर टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं? फूड चेन्स। या फिर हम फूड चेन्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट ऑफ वेरियस बायोटिक लेवल्स और ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म्स ऑफ फूड चेन। तो हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फूड चेन्स यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक फूड चेन को देखें तो अगर ग्रास कंज्यूम होता है डियर द्वारा एंड डियर इज़ कंज्यूम्ड बाय लायन, सो इन दिस फूड चेन ग्रास हमारा हो जाएगा हार्बीवोर नहीं, ग्रास हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर, डियर विल बी द हार्बीवोर एंड लायन विल बी फाइनली द कार्निवोर। सो इसमें हमारे फूड चेन में 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो हम जानते हैं कि ट्रॉफिक लेवल एग्जैक्टली क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल्स, तो जितना भी फूड चेन का स्टेप होता है, एवरी स्टेप ऑफ द फूड चेन्स फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल को हम डिफाइन करेंगे फीडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और द स्टेप्स ऑफ फूड चेन। सो फीडिंग level of an organism is known as trophic level। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एवरी स्टेप ऑफ द फूड चेन्स फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ओके, तो आगे हम जानेंगे 10% लॉ, यानी कि कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी एट वन ट्रॉफिक लेवल इज अवेलेबल फॉर यूज इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो लेट अस डिस्कस द 10% लॉ नाउ। 10% लॉ जानने से पहले हम ये जान लें कि जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन द एनवायरनमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल फर्दर। यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म द्वारा कोई हीट एनर्जी और फिर एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है दूसरे फॉर्म में तो सम ऑफ द एनर्जी इज़ यूज्ड वेस्ट, यानी कि कुछ एनर्जी वेस्ट चला जाता है जो फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि हम कह सकते हैं द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। यानी कि जितना सनलाइट एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के लीव्स पे फॉल करता है वो सारे को यूज़ नहीं कर पाते और 1% को ही यूज़ कर पाते हैं। यानी कि वो सारे एनर्जी यूज़ नहीं कर पाते, यानी एनर्जी इज वेंट वेस्ट एट दिस प्लेस। सो हम कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ 10% लॉ, यानी 10% लॉ अप्लाई होने से पहले फर्स्ट स्टेप यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज ओनली यूज्ड बाय द प्लांट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग 10% law we must know some steps. The first one is when sunlight falls on the leaves of plants, only 1% of it is absorbed by it,
और इसके बाद फर्दर यानी कि जो प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर होगा उसके बाद फर्दर व्हेन इट इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देन जो एनर्जी अवेलेबल होगा प्लांट्स में उसका 10% ही यूज़ पर कर पाएंगे वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे अब 10% लॉ के बारे में। 10% लॉ states that 10% law states that only 10% of the energy entering a particular trophic level is available for the transfer to next trophic level। यानी कि जो एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल में एंटर करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ 10% पार्ट इज़ अवेलेबल फॉर टू ट्रांसफ़र इन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि 10% एनर्जी ही अगले वाले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो अब हम जानते हैं कुछ लॉज के बारे में, यानी व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, यानी जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो सम ऑफ द रूल्स आर फॉलोड। नाउ लेट अस नो द रूल्स। हम जानते हैं वो रूल्स क्या है जो फॉलो होते हैं एनर्जी के ट्रांसफ़र के टाइम। तो अब हम जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो हमें याद रखने चाहिए जब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा, और फर्स्ट पॉइंट विल बी energy is only transformed from one form to another। यानी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ये ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, देयर इज़ अ कंटिन्यूअस transfer of energy from one trophic level to next trophic level। यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी विल बी फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। एंड आवर थर्ड रूल विल बी at each trophic level some of the energy is used by microorganisms। यानी कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ पार्ट एनर्जी का यूज़ होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और at each trophic level some of the energy is used by ऑर्गेनिजम्स, यानी उस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स द्वारा यूज़ होगा उनके मेटाबॉलिज्म के लिए। यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर मेटाबॉलिज्म। और हमारा फाइनल एंड लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। यानी हर ट्रॉफिक लेवल पे एक एनर्जी का कुछ पार्ट वेस्ट हो जाएगा जो फर्दर यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एनर्जी के ट्रांसफ़र को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब करते हैं। हम एनर्जी के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि
जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो लॉस्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में, वो फर्दर यूज़ नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी in the ecosystem is said to be unidirectional because the energy lost as heat from living organisms cannot be further used by producers। यानी जो ऑर्गेनिजम्स द्वारा एक हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, वो फिर से प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म फर्दर यूज़ नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस में। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। अब हम फर्दर एक पॉइंट और डिस्कस कर लें कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं यानी एलिमेंट्स जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उन एनवायरनमेंट का फ्लो साइक्लिक होता है, यानी कि वो फर्दर यूज़ हो सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अगर डिकम्पोज हो जाता है तो फिर से वो सारे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कुछ साइक्लिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा। साइक्लिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स और एलिमेंट्स। साइक्लिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स जानते हैं द मटेरियल्स आर नॉट लॉस्ट फ्रॉम एनवायरमेंट and they can be used again and again। अब हम डिस्कस करेंगे फूड वेब के बारे में, यानी फूड चेन्स के इंटरेक्शंस के बारे में, कि एक ही ग्रासलैंड पे या फिर एक ही नेचुरल हैबिटेट में बहुत सारे फूड चेन्स कोऑपरेटली यानी इंटरैक्टिव फॉर्म में कैसे अकर करते हैं, कैसे वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम जानते हैं फूड वेब के बारे में। तो फूड वेब एग्जैक्टली क्या होता है? फूड वेब इज द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, यानी हम डिफाइन कर सकते हैं फूड वेब को द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम जो एस्टैब्लिश करते हैं एक नेटवर्क which establish a network of relationships between various species is called a food web। यानी हम फूड वेब को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं, जो एक इकोसिस्टम में ऑपरेट हो रहा होता है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट यानी वेरियस स्पीशीज में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम फूड वेब का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं कि एक ही इकोसिस्टम में प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स कंज्यूम होता है ग्रास हॉपर द्वारा, and grasshopper is being consumed by frog is finally consumed by snake, and snake then consumed by a top carnivore hawk। अब हम ये कह सकते हैं कि plants or can also be consumed by rabbit which is a herbivore, and rabbit can be consumed by hawk, and now plants कंज्यूम होते हैं माइस यानी रैट्स के द्वारा, एंड रैट्स कैन ऑल्सो बी कंज्यूम्ड बाय हॉक। अब हम कह सकते हैं प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय सीड ईटिंग बर्ड्स, एंड सीड ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं वो फाइनली हॉक द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं। अब हम कह सकते हैं प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय सीड ईटिंग बर्ड्स, एंड सीड ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं वो फाइनली हॉक द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं। अब हम कह सकते हैं प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय सीड ईटिंग बर्ड्स, एंड सीड ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं वो फाइनली हॉक द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं।
अच्छा, और हम ये देख सकते हैं कि माइस यानी कि रैट्स भी कंज्यूम हो जाते हैं स्नेक के द्वारा। यानी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स और टॉप कार्निवोर्स के बीच में बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं। यानी बहुत सारे इसमें हम फूड चेन्स देख सकते हैं। यानी फर्स्ट फूड चेन विल बी प्लांट्स कंज्यूम्ड बाय रैबिट एंड रैबिट बाय हॉक। सेकंड, plants by rats, rats by snake, snake by hawk. Then plants by rats, rats by hawk. Then plants by grasshopper, grasshopper by frog, frog by snake and snake by hawk. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फूड चेन्स का इंटर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि जैसे हम प्रोड्यूसर से ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फाइनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन फाइनली मोस्ट फाइनली टर्शरी कंज्यूमर्स, जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के नंबर में डिक्रीज़ होता है। यानी प्रोड्यूसर्स आर मोस्ट कॉमन, देन प्राइमरी कंज्यूमर उससे थोड़े से कम हो जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर उनसे कम, और टर्शरी कंज्यूमर्स इससे कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि हम 10% लॉ में देख चुके हैं, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल का एनर्जी सेकंड ट्रॉफिक लेवल के लिए ओनली 10% बचा रहता है। फाइनली सेकंड ट्रॉफिक लेवल का थर्ड ट्रॉफिक लेवल के लिए 10% एनर्जी इज़ ओनली एबल टू बी ट्रांसफर्ड। तो इस कारण से टॉप कार्निवोर्स जो होते हैं उनके नंबर बहुत ही कम होते हैं। तो अब हम जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं इन्वायरमेंट में कुछ कुछ हार्मफुल केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ होता है। तो पेस्टिसाइड वगैरह के यूज़ के कारण जो एक्यूमुलेट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, तो इस एक्यूमुलेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी द एक्यूमुलेशन ऑफ harmful chemicals in the body of living organisms is known as biological magnification। और सेकेंड टर्म की हम बात करें तो वो है बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो बायो कंसंट्रेशन क्या होता है ये हम डिस्क्राइब करते हैं। बायो कंसंट्रेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकली कंसंट्रेट हो जाना। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पेस्टिसाइड्स का कंज्यूम हो जाना या फिर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं बायो कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। यानी कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड चेन। यानी फूड चेन की वजह से उसमें बायो कंसंट्रेशन हो सकता है। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द इंक्रीज इन एक्यूमुलेशन, यानी एक्यूमुलेशन में इंक्रीज यानी मैग्नीफाई हो जाना। एक्यूमुलेशन इज मैग्नीफाइड, द increased accumulation of harmful chemicals in the body of living organisms and concentration of pesticides are known as bioconcentration of pesticides। describe कर दिया bioconcentration of pesticides। तो आज हमने समझा कि इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, और हमने जाना फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होती हैं, साइक्लिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स जाना हमने, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जाना हमने, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो कंसंट्रेशन जाना, डिकम्पोजर्स की रोल जानना चाहिए एनवायरनमेंट में तो वो भी जान सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डिकम्पोजर्स का रोल जान लेते हैं एनवायरनमेंट
as cleansing agents of environment. Cleansing agents of environment. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, यानी इकोसिस्टम में जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनके रिसाइकलिंग में वो मदद करते हैं, यानी वी कैन से decomposers help in recycling of materials in ecosystem. तो ये हमने आज जाना, और अगले वीडियो में हम ये सब जानेंगे कि इकोसिस्टम के अलावे जो पार्ट्स हमारा बचा रह गया अवर एनवायरनमेंट चैप्टर का, वो सब हम फिनिश करेंगे। और फाइनली कुछ मेन क्वेश्चन आंसर्स और जो सैम्पल पेपर्स आए टर्म 2 के लिए वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे, और फाइनली टर्म 2 एग्जामिनेशन का हमारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।